नमस्कार दोस्तों, मैं हरभजन सिंह आज फिर हाजिर हूँ दूसरे सेशन के साथ, दूसरे लेक्चर के साथ यूपी टीचर अड्डा पर, जिसमें हम लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है उसको चला रहे हैं। तो देखिए आज जो क्वेश्चन है, अभी आपको लग रहा है कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस को जो शेक्सपियर से लिया है और कुछ आपके लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन लिए हैं। इस सीरीज़ में लगभग आपके 30 क्वेश्चन होंगे। तो इन 30 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बहुत तगड़ी वाली व्याख्या है इसमें, आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही व्याख्या होगी, नहीं दोनों हिसाब में। और आप हमारा जो पीडीएफ अगर लेना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा हमारा, उसको ज्वाइन कर लेंगे आप। वहाँ हम आपकी जो पीडीएफ है उसको अपडेट कर देते हैं, डाल देंगे, ठीक है। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं जैसा भी हो। तो चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, आप इसको तो जानते ही होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर कोई जानता है इस क्वेश्चन के बारे में, हर कोई बता सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जो शेक्सपियर का बर्थ है यानी कि जब जन्म हुआ है वो डेट पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बताना है, देखो पीजीटी में तक आया है ये, देखो 2004 वाले में और 9 वाले में पीजीटी में आया है, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, आप इजी ना समझे इसे। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 1575 है या 1564, 1512 या 1616, तो इसे हर कोई जानता है, हर स्टूडेंट चाहता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा, 1564 होगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी 1 सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखो राइट ऑप्शन बी ही है। देखो एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग तो क्या है, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न इन द ईयर 1564 ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। यानी कि जब रानी एलिजाबेथ फर्स्ट का शासनकाल चल रहा था उस समय ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि एलिजाबेथन फर्स्ट थी उस समय राजा, उनका शासन चल रहा था। His exact birth is not recorded, but it is traditionally celebrated on 23rd. This date is also delivered to be the day he died. यानी कि कहने का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर की जो बर्थ डेट है वो एग्जैक्ट नहीं पता, यानी कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लिखित रूप में अगर देखें तो इनका कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है। बस एक ही प्रमाण मिलता है, वो क्या है आपका, जो चर्च में, होली ट्रिनिटी चर्च में इनको बैप्टाइज्ड किया गया था। कब किया गया था, वो 26 अप्रैल को किया गया था। तो पहले प्रचलन में चलता था, क्या चलता था स्टूडेंट यानी फ्रेंड, कि जो बच्चा जन्म लेता था, बर्थ होता था आपका ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, तो उसके बर्थ के 3 दिन बाद उसको बैप्टाइज किया जाता था किसी चर्च में, उसका नामकरण वगैरह बैप्टाइज किया जाता था, नामकरण वगैरह रखा जाता था, तो उसको हम लोग बोलते थे। तो वो 3 दिन के बाद, तो इसका मतलब है कि 26 को इनका बैप्टाइज हुआ था इनको, तो वो तो रिकॉर्ड मिल रहा है 26 का, लेकिन 23 का नहीं मिल रहा। तो वहीं से आइडिया लगा लिया कि 3 दिन पीछे यानी कि 3 दिन पहले उसका जन्म हुआ होगा। तो इसलिए शेक्सपियर को हम लोग 23 अप्रैल मानते हैं उनका बर्थ, लेकिन एग्जैक्ट कहीं भी आज तक रिकॉर्ड नहीं मिला है कि विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, किस डेट में। देखो ये क्वेश्चन है, आप बता पाएंगे इसको, विलियम शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन, यानी कि कब जन्म हुआ था, 23 अप्रैल 1564 या 24, 25, 23 क्या था। तो आपको पता ही है कि विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था वो 23 अप्रैल 1564, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए, सेम है भैया। ऑल्दो देयर इज नो ऑफिशियल रिकॉर्ड, यानी कि इनका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था ऑफ हिज एग्जैक्ट बर्थ डेट, यानी कि उनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट का, यानी कि शेक्सपियर्स बर्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 अप्रैल 1564, यानी कि 23 अप्रैल 1564 को मनाया जाता है। एज ही वाज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल, यानी कि उनको जैसे 26 अप्रैल को बैप्टाइज किया गया था उसके आधार पर, विच यूजुअली ऑकर्ड 3 days आफ्टर बर्थ इज दैट एरा, यानी कि पहले जो प्रचलन था कि बर्थ के 3 दिन के बाद में क्या किया जाता था, बैप्टाइज किया जाता था, तो इसलिए 23 अप्रैल मान लिया गया है बस, और कुछ नहीं है मान। तो ये आपकी हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, आप इंग्लिश में नहीं समझ पाए हिंदी में देख लें, आपको यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारी इस पीडीएफ से।
और वीडियो से। तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है वीडियो हमारी तो, और सपोर्ट करिए जिससे कि हम इस सीरीज़ को आगे तक कंटिन्यू रख पाएँ और सभी तरह के बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम तक हम लोग क्लियर कर पाएँ। तो विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड, आपको पता ही है यानी कि कब बैप्टाइज किए गए थे। तो जन्म तो था आपका 23 अप्रैल 1564 था, लेकिन उनके 3 दिन के बाद, यानी कि राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर, डी होगा। आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होगा, राइट ऑप्शन डी होगा, यानी कि 26 अप्रैल 1564 को उन्हें बैप्टाइज किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। डी ऑप्शन राइट है। देखो, रिकॉर्ड फ्रॉम होली ट्रिनिटी चर्च, यानी कि जो होली ट्रिनिटी चर्च था उसमें इनको बैप्टाइज किया गया था। सो दैट विलियम शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड ऑन अप्रैल 26 1564। बैप्टिज्म रिकॉर्ड आर द फर्स्ट ऑफिशियल प्रूफ ऑफ हिज एक्सिस्टेंस, यानी कि विलियम शेक्सपियर के होने का ऑफिशियल जो प्रमाण है वो केवल और केवल एकमात्र पहला प्रमाण है होली ट्रिनिटी चर्च, जहाँ पर इनको बैप्टाइज किया गया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि होली ट्रिनिटी चर्च जो था उनका जन्म का एक ऑफिशियल प्रमाण था। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, देखो, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। आपको पता ही है, एक चीज़ आपको पता है कि को इंसिडेंटली क्या हुआ था, जो विलियम शेक्सपियर थे उनका जो बर्थ डेट था और डाइड डेथ, यानी कि डेथ डेट था जो, यानी कि दोनों सेम था। क्या था, सेम था, यानी कि जो जन्म और मृत्यु की जो डेट थी वो सेम थी, मंथ भी सेम था, बट ईयर अलग था, डिफरेंट था। तो यहाँ पर देखो 23 अप्रैल 1564, 23 अप्रैल 1616, 24 अप्रैल 1564, 26 अप्रैल 1564 क्या रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पता है राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। आपको पता है दोस्त, यानी कि 23 अप्रैल 1616 को उनकी डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ये है दिया हुआ है, यानी विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन अप्रैल 23 1616, द सेम डेट ऑन विच हिज बर्थ इज ट्रेडिशनली सेलिब्रेटेड, मेकिंग इट इज ए नोटेबल कोइंसिडेंस, यानी कि एक कोइंसिडेंस था, यानी कि जिसे माना जाता है कि ये सेम डेट रही थी। तो आपको पता ही है। अब बात करते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर वाज बरीड इन द चर्च ऑफ द होली ट्रिनिटी, यानी कि विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड किया गया था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। कहाँ, स्टेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में। आल्दो हिज मोनूमेंट वाज इरेक्टेड इन, यानी कि जो मोनूमेंट था वो कहाँ पर था, इनको बनाया गया था। तो यहाँ पर वेस्टमिनिस्टर अबे, ग्लोब थिएटर था, या न्यू प्लेस था, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। यानी शेक्सपियर वाज बरीड इन द चर्च ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च, यानी होली ट्रिनिटी, यानी होली ट्रिनिटी चर्च में क्या किया गया था, इन्हें बरीड किया गया था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में। फिर इसके बाद में स्टेटफोर्ड अपॉन एवन शहर में आल्दो हिज मोन्यूमेंट वाज इरेक्टेड इन, इन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया गया था, यानी कि कहाँ पर इनका मोन्यूमेंट कहाँ पर बनाया गया। इनका जो मोन्यूमेंट था, यानी कि इनको बरीड तो होली ट्रिनिटी में किया है, लेकिन मोन्यूमेंट कहाँ बनाया गया था वो आपको बताना है। यानी कि जो कब्रिस्तान होता है, इस टाइप में मोन्यूमेंट बनाते हैं, वो कहाँ बनाया गया था, अलग शिफ्ट किया गया था। तो आपको बताना है वेस्टमिनिस्टर अभी है, ग्लोब थिएटर है, न्यू प्लेस है, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होने वाला है फ्रेंड्स आपका, वो होगा ए। आपको सबको पता होगा वेस्टमिनिस्टर अभी में। देखो एक्सप्लेनेशन, देखो इतनी तगड़ी वाली इसकी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझ आएगा क्या है। वाइल शेक्सपियर वाज बरीड एट होली ट्रिनिटी चर्च, कहाँ, होली ट्रिनिटी चर्च में, यानी कि विलियम शेक्सपियर को होली ट्रिनिटी चर्च में बरीड तो किया गया था। ए मोन्यूमेंट वाज लेटर प्लेस इन द पोइट्स कॉर्नर ऑफ वेस्टमिनिस्टर अबे, यानी कि एक वेस्टमिनिस्टर अबे में एक कॉर्नर है, एक जगह है, एक चर्च स्थान जो कब्रिस्तान है वेस्टमिनिस्टर अबे, वहाँ पर एक बड़ी बड़ी हस्तियों को, यानी कि इंग्लैंड की जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती थी उनको वहाँ पर बरीड किया जाता था, यानी कि उनको दफनाया जाता था, उनका मोन्यूमेंट बनाया जाता था। तो बाद में
में शेक्सपियर का जो मॉन्यूमेंट बनाया गया था वो वेस्टमिनिस्टर अबे में बनाया गया था, जो कि एक पोइट्स कॉर्नर के नाम से जगह है उसमें करा गया था। तो ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट लिटरेरी फिगर यानी कहा गया, हालांकि शेक्सपियर को स्टैटफोर्ड के होली ट्रिनिटी चर्च में दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनका स्मारक वेस्टमिनिस्टर एबी के यानी पोइट्स कॉर्नर में बनाया गया, जहां ब्रिटेन के महान साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता था। आप समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, आगे है शेक्सपियर्स बर्थ प्लेसेस यानी स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, स्टैटफोर्ड चर्च, वेस्टमिनिस्टर अबे, यानी कि नन ऑफ दीज। तो इसमें लोगों का विवाद है, कहीं कहते हैं लोग स्टैटफोर्ड ऑन एवन है या स्टैटफोर्ड अपॉन एवन है। तो मुझे जहाँ तक ज़्यादातर बेस्ट लग रहा है स्टैटफोर्ड अपॉन एवन ही लगाएंगे आप लोग, ये आपका सही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसकी भी देखो एक्सप्लेनेशन दी है वही। शेक्सपियर का जन्म इंग्लैंड के वॉरविकशायर में स्थित स्टैटफोर्ड अपॉन एवन नामक शहर हुआ था, यानी कि स्टैटफोर्ड अपॉन एवन नाम का एक शहर होता था। अब यह एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित है और लाखों पर्यटक वहां जाते हैं देखने के लिए इसको। शेक्सपियर वाज बोर्न इन स्टैटफोर्ड ऑन एवन। कहाँ? स्टैटफोर्ड ऑन एवन, बट व्हाट कंट्री इज द टाउन इन, यानी कि जो स्टैटफोर्ड एवन जो था वो जो कंट्री था वो कहाँ पर था उसका नाम। तो आपको बताएंगे ससेक्स में था, नॉरफॉक में था, डरहम में था या वारविकशायर में था। तो उस कंट्री जो था उसका नाम था, राइट ऑप्शन विल बी स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, यानी कि डी होने वाला आपका क्या होगा, वारविकशायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए यह है, यानी स्टैटफोर्ड अपॉन यानी कि स्टैटफोर्ड एवन यानी स्टैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड के मध्य में स्थित वॉरविकशायर काउंटी में आता है। यह स्थान शेक्सपियर के जीवन और साहित्य से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर, यानी कि जो शेक्सपियर थे उनके पेरेंट्स का नाम क्या था बताएंगे। जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडम था, जॉन शेक्सपियर एंड एन हैथवे था, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी गार्डन था, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी डॉर्डन था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका ए होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, यानी कि जॉन शेक्सपियर एंड मैरी एडम जो थे इनके पेरेंट्स थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखेंगे, हिज फादर जॉन शेक्सपियर वाज ए ग्लोवर एंड टाउन ऑफिशियल, हिज मदर मैरी एडन बिलोंग्ड टू ए वेल्दी फार्मिंग फैमिली, बोथ फैमिलीज वर रिस्पेक्टेड इन देयर कम्युनिटी। हाँ, यहाँ पे क्या है कि कहा जाता है कि जॉन शेक्सपियर थे, यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक लेदर का काम करते थे, वाइट लेदर का काम करते थे, जो दस्ताने बनाने का काम होता था। उसमें क्या बनते थे, लेदर के दस्ताने बनते थे, उसका काम करते थे। और उनकी जो मदर थी वो एक बहुत ही रिच फार्मर फैमिली से बिलोंग करती थी। उनकी जो फैमिली थी वो फार्मिंग का काम करती थी, यानी फार्मर फैमिली थी, काफ़ी अच्छा कृषक बड़ा परिवार था। यानी उनके पिता जॉन शेक्सपियर दस्ताने बनाने वाले और नगर अधिकारी थे। उनकी माँ मैरी एडन एक समृद्ध किसान परिवार से थी। दोनों परिवार समाज में सम्मानित माने जाते थे उस समय। व्हाट वाज द बिजनेस ऑफ जॉन शेक्सपियर, यानी जॉन शेक्सपियर का बिजनेस क्या था आपको बताना है। तो अभी आपको मैंने बताया था क्या था, एक ग्लोवर, यानी एक ग्लोवर एंड वाइट वियर, यानी कि वाइट वियर बनाते थे, वाइट वियर बनाते थे, यानी कि लेदर वर्कर था, लेदर वर्कर, वाइट ट्रेड, यानी कि ये कहते हैं एक लेदर वर्कर थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी आपका क्या होने वाला है स्टूडेंट, ए होने वाला है। समझ पा रहे होंगे क्या होने वाला है, ए होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर देखो ये एक्सप्लेनेशन दी है, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट है, शेक्सपियर वाज प्रोबेबली एजुकेटेड एट, तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड, यानी कि ग्रामर स्कूल, या किंग जॉर्ज स्कूल, या फिर सेंट मैरी स्कूल, सेंट थॉमस ए वैकेट स्कूल, क्या था यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ए होगा। यानी ये किंग्स न्यू स्कूल इन स्टैटफोर्ड, जो ग्रामर स्कूल के नाम से भी जाना जाता था, क्या जा रहा, ग्रामर स्कूल के। देखेंगे, he like attended King's New School, which taught Latin grammar and literature. This education played a key role in shaping his literary
जेनियस, यानी कि संभावना है कि शेक्सपियर ने किंग्स न्यू स्कूल में पढ़ाई की, जहाँ लैटिन व्याकरण और साहित्य पढ़ाया जाता था। यही शिक्षा उनके साहित्य विकास की नींव मानी जाती है, यानी कि लैटिन ग्रामर उन्होंने कहाँ से सीखी थी? न्यू ग्रामर स्कूल से ही सीखी थी। शेक्सपियर्स वाइफ एन हैथवे वाज 8 ईयर ओल्ड टू हिम एंड सी बिलोंग टू, यानी कि 8 साल बड़ी थी एनी हैथवे शेक्सपियर से। तो कहने का मतलब है शेक्सपियर की जो एन हैथवे जो वाइफ थी वो क्या थी? शेक्सपियर से 8 साल बड़ी थी। वो कहाँ से बिलोंग करती थी? वो किस शहर की थी ये बताना है आपको। न्यू जर्सी थी या सॉट्री थी या फिर वेस्टमिनिस्टर थी या स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन थी? तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो बिलोंग करती थी स्टूडेंट्स यानी फ्रेंड्स कहाँ से? सॉट्री से। कहाँ से? सॉट्री से बिलोंग करती थी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे एनी हैथवे सॉट्री गांव की रहने वाली थी जो स्ट्रैटफोर्ड के पास स्थित है। जब उन्होंने शेक्सपियर से विवाह किया तब वह 26 साल की थी और शेक्सपियर 18 वर्ष के थे मात्र। तो यहाँ देखेंगे एट द एज ऑफ 18 शेक्सपियर मैरिड 26 ईयर ओल्ड एन हैथवे। द कंसिस्टरी कोर्ट ऑफ द डायोसिस ऑफ वॉरसेट इशूड ए मैरिज लाइसेंस ऑन, यानी कि जो शेक्सपियर थे 18 ईयर के थे, उनकी जो वाइफ थी एन हैथवे वो 26 ईयर की थी। तो उन्होंने जब शादी की थी तो उनका एक जो लाइसेंस इशू किया जाता है, कोर्ट जो था जहाँ पर शादी को एक रजिस्टर्ड किया जाता था, तो वो डेट क्या थी आपको बतानी यहाँ पर। तो बताएंगे 26 नवंबर 1582, 28 नवंबर 1582, 29 नवंबर 1582, 30 नवंबर 1582। तो मैं बता दूँ आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे फ्रेंड्स। क्या है, कहीं कहीं 27 नवंबर भी होता है। अगर 27 नवंबर दिया होगा तो आपको 27 लगाना है। अगर 27 वाला ऑप्शन नहीं है तो 26 नवंबर ही लगाना है। ठीक है, ये रहा आपका। यहाँ देखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 months आफ्टर द मैरिज एन हैथवे गेव बर्थ टू ए डॉटर नेम, यानी कि शादी के 6 महीने बाद, शादी के 6 महीने बाद, अब क्या रहा ये पता नहीं, लेकिन शादी जब हुई शेक्सपियर की उसके 6 महीने के बाद ही उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, एक डॉटर बेटी हुई थी पैदा। उसका नाम क्या था? सुसैना बैप्टाइज 26 मई 1582 या फिर प्रसन्ना बैप्टाइज 26 मई 1583 या रुखसना बैप्टाइज 26 मई 1583, सुषमा बैप्टाइज 26 मई 1583। व्हाट इज नेम बताएंगे आप लोग हैं क्या था? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी फ्रेंड्स ए, यानी कि वो थी बच्ची, उसका नाम था सुसैना। बैप्टाइज जो की गई थी वो 26 मई 1583 रही, यानी कि आप देख सकते हैं डेट शेक्सपियर की बैप्टाइज डेट और उनकी बेटी की बैप्टाइज डेट सेम है, मंथ और ईयर अलग है, बस डेट यानी 26। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लेंगे आप व्याख्या। हम पूरी PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे। वहाँ पर आप प्यार से इसको PDF को जब पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा, बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो शेक्सपियर्स फर्स्ट चाइल्ड वाज, नहीं पहला बच्चा कौन था शेक्सपियर का? हैमलेट था, ज्यूडिथ थी या फिर सुसैना थी, यानी कि डेस्डेमोना था। ये तो आप समझ ही पा रहे होंगे। जब बर्थ के यानी कि मैरिज के आफ्टर मैरिज 6 मंथ बर्थ सुसैना, तो यहाँ पर कोई और नहीं होगा, तो वो आपका पहला ही बच्चा माना जाएगा। तो क्या होगा? वो सुसैना थी। कौन थी? सुसैना। तो राइट ऑप्शन विल बी सी होगा, यहाँ पर सुसैना होगी। तो समय ना गंवाते हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देख लेंगे, यानी सुसैना शेक्सपियर की सबसे बड़ी संतान थी। बाद में उन्होंने जॉन हॉल नामक चिकित्सक से विवाह किया था, इनकी जो इनका विवाह हुआ था वो जॉन हॉल से हुआ था। तो शेक्सपियर्स ट्वेंस सन एंड डॉटर, यानी कि
शेक्सपियर के जो पहला बच्चा यानी शेक्सपियर की जो वाइफ का जो पहला बच्चा था वो बेटी थी सुसैना, यानी कि 6 मंथ के बाद हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट जो बच्चा हुआ था वो ट्विंस हुए थे। ट्विंस में यानी कि जुड़वा हुए थे, जिनमें एक बेटा था और एक बेटी थी। वर बैप्टाइज्ड ऑन 2 फरवरी 1585 को, जो कि 2 फरवरी 1585 को हुई थी। तो उस बच्चे का और उस बेटी का नाम बताना है, वो कौन थे? हैमनेट, जूडिथ, हैमनेट, सुसैना, जूडिथ, सुसैना। तो आपको क्रम में बताना है। सबसे पहले जो था बेटा था, तो पहला बेटा बताना है आपको सबसे पहले। तो इसका मतलब है कि इसमें क्रम में हैमनेट पहला बेटा था, दूसरी जूडिथ जो थी वो बेटी थी। तो राइट ऑप्शन विल बी यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा? ए होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इसका दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, आप देख लेंगे। तो नेक्स्ट है हैमनेट, यानी कि हैमनेट शेक्सपियर इज ए कैरेक्टर इन द BBC, यानी इन द BBC कॉमेडी ड्रामा सीरीज। तो यहाँ पर बताएंगे, तो ऑप्शन देख लीजिए, ब्लैक क्रॉन था, या फिर हैमनेट द क्रॉ था, या फिर अपस्टार्ट क्रो था, या फिर क्रो द रा बनता है। यानी कि जो BBC ड्रामा कॉमेडी ड्रामा आया था, एक टीवी सीरियल था BBC कॉमेडी, तो उसमें उस सीरीज में शेक्सपियर ने यानी हैमनेट का रोल, यानी कि हैमनेट का रोल किया था। तो वो किस नाम से था? तो वहाँ पर देखना है वो सीरीज़ का नाम क्या था। वो सीरीज़ जो थी वो अपस्टार्ट क्रो के नाम से थी। क्या नाम था? उस सीरीज़ का नाम था फ्रेंड्स अपस्टार्ट क्रो, ये था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी आपका क्या होने वाला है? सी होने वाला है, अपस्टार्ट क्रो। अपस्टार्ट क्रो इज़ ए BBC टेलीविज़न सिटकॉम दैट। तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, ये व्याख्या दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इट इज़ बिलीव्ड दैट शेक्सपियर वाज फाउंड गिल्टी ऑफ पोचिंग इन द गार्डन ऑफ, यानी कि क्या हुआ था कि शेक्सपियर को दोषी ठहराया गया था। किसमें? यानी कि एक जो गिल्टी महसूस किया गया था, शेक्सपियर वाज फाउंड, तो उन्होंने क्या किया था? एक हिरन को चुराया था, यानी हिरन की चोरी की थी, ये बताया जाता था। तो वो जो था उस गार्डन का जो था वो किसका था गार्डन, यानी कि गार्डन का जो मालिक था कौन था? वो गार्डन किसका था? विलियम हार्वर्ड का था, रॉबर्ट ग्रीन का था, थॉमस लूसी का था, या थॉमस थॉर्प का था? तो आप फ्रेंड्स यहाँ बताएंगे वो जो गार्डन था वो थॉमस लूसी का था। सी ऑप्शन राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी थॉमस लूसी थे। आप देख लेंगे यहाँ पर कहा जाता है कि शेक्सपियर ने सर थॉमस लूसी की जायदाद में हिरण का शिकार किया था। इसके कारण उन पर आरोप लगे और यह घटना संभवतः उनके स्टैटफोर्ड छोड़ने का एक कारण बनी। इस वजह से उन्होंने क्या कर दिया था? स्टैटफोर्ड ही छोड़ दिया था। शेक्सपियर वाज कॉच पोचिंग ऑफ द डीर इन चार्लीकोट पार्क हुज ऑनर वाज। इसके ऑनर कौन थे? अभी बताया था, सेम है आपका क्वेश्चन। कौन थे? थॉमस लूसी थे। तो राइट ऑप्शन विल बी क्या होगा आपका? सी होगा, यहाँ पर थॉमस लूसी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं समय ना गंवाते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ शेक्सपियर्स लीविंग स्टैटफोर्ड, यानी शेक्सपियर ने जो स्टैटफोर्ड छोड़ा था, क्यों छोड़ा था, क्या कारण था? तो आपको पता है कि वो ही वाज कॉचिंग स्टीलिंग ए डीर पोचिंग सर थॉमस लूसी पार्क, यानी कि आपको इसमें समय ना गंवाना है। यही है आपका, उन्होंने क्या किया था? उन पर एक आरोप लगा था, यानी कि हिरन चुराने का, तो थॉमस लूसी के पार्क से, तो इसलिए वो जो थे वहाँ से चले गए थे, स्टैटफोर्ड हेवन उन्होंने छोड़ दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेंगे। Which of the following author has narrated deer poaching tales about Shakespeare in his work, यानी कि शेक्सपियर को किसमें बताया गया है, किसमें दोषी करार दिया गया है, यानी कि कौन सी स्टोरी थी जिसमें ये बताया गया है कि शेक्सपियर ने एक हिरण को चोरी किया था। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं कमाना है, तो देखेंगे निकोलस रॉ इन सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ETC ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि एक निकोलस रॉ थे जो विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट बायोग्राफर थे। कौन थे? फर्स्ट बायोग्राफर थे, जिन्होंने एक यानी कि
राइटिंग की थी सम अकाउंट ऑफ द लाइफ, यानी उनका वर्क था सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि सम अकाउंट ऑफ द लाइफ विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर के बारे में बताया था, जो फर्स्ट बायोग्राफी मानी जाती है निकोलस रॉ के द्वारा, जिन्हें फर्स्ट बायोग्राफर माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। तो इसी में बताया गया था कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया था, एक हिरण का शिकार यानी कि चोरी की थी, यानी शिकार किया था, वहाँ से एक हिरण को चुराया था। तो यहाँ ये आपका ऑफिशियल रिकॉर्ड माना जाता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसकी देखो आप एक्सप्लेनेशन देख ही लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। अब हम यहाँ से कुछ लिटरेरी टर्म वगैरह देखेंगे, यानी कंप्लीट द सेंटेंस द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ ए ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड, यानी कि आपको बताना है कि ये सेंटेंस को पूरा करना है कि जो होता है आपका रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, उसको क्या कहा जाता है, कथारसिस कहा जाता है, पेरिपिटाया कहा जाता है, एपिस्टले कहा जाता है, या पोएसिस कहा जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बताएंगे यहाँ से क्या है। जब किसी भी करेक्टर का जो रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून होता है, यानी कि अच्छे से बुरा हो जाए, उस किसी का जो भविष्य हो, यानी कि कहानी में जो ट्विस्ट आ जाए, यानी कि अच्छे से बुरा हो जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, राइट ऑप्शन विल बी होने वाला है यहाँ पर स्टूडेंट्स, पेरिपिटाया, यानी क्या होगा, पेरीपीटिया होगा, क्या कहलाएगा हमारा, पेरीपीटिया कहलाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन विल बी वी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। पेरीपीटिया इज ए ग्रीक टर्म, ये ग्रीक टर्म है, दैट मीन्स ए सडन रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस स्पेशली इन ए ट्रेजेडी, यानी कि ये क्या होता है कि रिवर्सल हो जाता है, अचानक से भाग्य का बदलना हो जाता है, भाग्य बदल जाता है अचानक से। इट्स ए टर्निंग पॉइंट, ये बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है, वेयर द हीरोज फॉर्चून चेंज, यानी कि जहाँ पर जो हीरो होता है उसका फॉर्चून जो होता है चेंज हो जाता है, ऑफन फ्रॉम गुड टू यानी कि बैड, यानी कि अक्सर क्या होता है अच्छे से बुरे की ओर हो जाता है, ड्यू टू फेट और एरर। यानी कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल की तरह से समझेंगे, जैसे ऑडिपस रैक्स है, एक कहानी है ऑडिपस रैक्स। उस ऑडिपस रैक्स में क्या होता है कि वो अपनी पेरेंट्स से बर्थ जब होता है ऑडिपस रैक्स का, तो उसको कहीं बाहर छोड़ दिया जाता है। तो वो जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होके उसको बताया जाता है कि आपको क्या काम होगा कि आप बड़े होके आप अपने फादर की डेथ करेंगे, आप फादर को मार के और अपनी मदर से शादी कर लेंगे। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, कभी नहीं होगा ऐसा। तो अचानक से ये टहलते टहलते एक प्लेस में राजधानी में पहुंचता है, जहाँ पर उसके फादर क्या होते हैं, राज कर रहे होते हैं, उनको भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता, और उसकी मदर भी होती हैं। तो उससे युद्ध हो जाता है इसका, यानी अपने पिता से युद्ध हो जाता है, और क्या करता है ये अपने पिता को मार देता है। और उसके बाद में जो वहाँ की रानी होती है उस राजा की, वो इसकी मदर होती है, और वो उससे शादी कर लेता है, उसको कुछ नहीं पता होता। बाद में क्या होता है, उसको ये बात पता चलती है कि जो मैंने मार दिया वो मेरे फादर थे, और जिससे मैंने शादी कर ली है वो मेरी मदर है। तो अब उसको बहुत गिल्टी महसूस होता है, बहुत ज़्यादा ही अपने आप को ग्लानि महसूस करता है, और वो क्या काम करता है, अपने आप को अपनी आँखों में जलती हुई सलाखें डाल लेता है, अपनी आँखों में क्या करता है, सलाखें डाल लेता है। अभी तो क्या हो रहा था, यानी गुड हो रहा था, गुड ही गुड हो रहा था। वो उसे जहाँ पर पता चला, क्या कहाँ पर, कि उसने अपनी मदर से शादी कर ली और उसने अपने पापा को मार दिया, फादर को मार दिया। जब उसको जो पता चलता है, वही टर्निंग पॉइंट, वही जो पॉइंट होता है, वही पेरीपिटाया होता है। क्या होता है, वही पेरीपिटाया, जो बिल्कुल अंतिम बिंदु जो था उसका। वहाँ से क्या होता है, आपका भविष्य को अब गुड से क्या हो रहा है, बैड की तरफ बदल रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु कोटेड दीज लाइन्स अबाउट ट्रेजेडी, द प्लॉट देन इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सॉल ऑफ ट्रेजेडी एंड करेक्टर होल्ड्स द सेकंड प्लेस। यानी कि कहा क्या है कि जो ट्रेजेडी होती है, उस ट्रेजेडी में जो प्लॉट होता है वो फर्स्ट नंबर पे रहता है, और जो करेक्टर होते हैं वो सेकंड नंबर पे होते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि आप कथानक बढ़िया बनाओ तो करेक्टर तो अपने आप आ ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। तो यानी कि इन्होंने प्लॉट जो होता है, उस प्लॉट को उस ट्रेजेडी की आत्मा माना है, यानी कि सॉल माना है, प्लॉट को क्या माना है, सॉल माना है। तो ये कथन किसका है, यानी कि ये
तो यहाँ पर देखेंगे प्लेटो है या फिर अरिस्टोटल है, शेक्सपियर है या लॉन्जिन्स हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी आपका वी होगा। ये कोई नहीं, आपके अरिस्टोटल साहब ही हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिए, आप देख लेंगे इसको। तो हु डिफाइंड ट्रेजेडी इन द फॉलोइंग मैनर, यानी ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ये प्लेटो का कथन है, शेक्सपियर का कथन है, या अरिस्टोटल का, या लैंगिन का। तो यहाँ पर भी आपके कौन होने वाले हैं? अरिस्टोटल होने वाले हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग। यानी यह ट्रेजेडी की परिभाषा अरस्तू द्वारा दी गई है, जो उनकी प्रसिद्ध रचना पोएटिक्स में मिलती है। उन्होंने कहा कि ट्रेजेडी गंभीर, पूर्ण और निश्चिंत महत्व की क्रिया की अनुकरण होती है। तो ये पोएटिक्स में। आगे देखते हैं, मोरलिटी प्लेज वर रिटिन, यानी कि मोरलिटी प्लेज जो थे कब लिखे गए थे? तो 1500 एंड यानी 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में, या फिर 17th सेंचुरी में, या फिर 18th सेंचुरी में, या 19th सेंचुरी में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, आपका राइट ऑप्शन विल बी होने वाला है, ए होने वाला है। क्या था ये? आपका 15th एंड 16th सेंचुरी में ये मोरलिटी प्लेज आए थे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है। मोरलिटी प्लेज वर पॉपुलर इन मिडेवल यूरोप, यानी कि मध्य यूरोप में ये स्पेशली 1500 और 1600 सेंचुरी के, यानी 15th एंड 16th सेंचुरी के बीच में आए हुए थे। और दीज पर एलिगोरिकल प्ले, यानी कि एलिगोरिकल प्ले होते हैं। करेक्टर्स रिप्रेजेंट्स वर्चुअस एंड वाइसेस टेक्निक मोरल लेसन, यानी कि इसमें कुछ नहीं, इसमें मोरलिटी प्लेज में क्या होता है? कोई एक लेसन सिखाया जाता है, यानी कि मोरल लेसन सिखाया जाता है, जिससे समाज में कुछ सुधार आए। क्या हो? कुछ सुधार आए। इसके लिए कोई कहानियाँ गढ़ी जाती हैं, कुछ स्टोरियाँ बनाई जाती हैं। अगला है द ओरिजिनेटर एंड नेम ऑफ डीकंस्ट्रक्शन इज, ये किसने दिया था? डीकंस्ट्रक्शन जो शब्द था, किसने ओरिजिनेट किया था और किसने इसका नाम दिया था? जैक्स डेरिडा, या फ्रेडरिच नीत्शे, या फिर मार्टिन हेइडगर, या फिर सिगमंड फ्रॉइड? कौन थे? तो सिगमंड फ्रॉइड। यहाँ पर राइट ऑप्शन विल बी होने वाला है आपका स्टूडेंट्स, ए होने वाला है। जैक्स डेरिडा थे। ये कौन थे? जैक्स डेरिडा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है, आप देख लेंगे। अगला है द लिटरेरी आर्ट ऑफ डायमेंसिंग ए सब्जेक्ट बाय मेकिंग इट रिडिकुलस एंड इवोकिंग टूवर्ड्स इट द एटीट्यूड्स ऑफ अम्यूजमेंट एंड स्कोन इज कॉल्ड, यानी इसे एलिगरी कहते हैं हम लोग, या फिर इसे मेलोड्रामा कहते हैं, या फिर पैरोडी कहते हैं, या फिर सटायर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो ये जो होता है ये आपका क्या होता है? एक सटायर होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सटायर कहते हैं। यानी कि ये भी क्या होता है? एक व्यंग होता है। जब भी कोई कुरीतियाँ, समाज में कोई बुराइयाँ होती हैं, तो एक व्यंग कसा जाता है, जिससे हमारे समाज में कुछ सुधार आ सके। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दिया है आपका, अच्छा है, जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल इज ए फेमस सटायर ऑफ ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी, सोसाइटी में सुधार लाने के लिए और ह्यूमन नेचर को सुधार लाने के लिए जोनाथन स्विफ्ट्स का एक जो वर्क है वो है गुलिवर्स ट्रैवल, यानी गुलिवर्स ट्रैवल्स। तो इसको आप देखेंगे, यानी कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे है, व्हाट डज द टर्म कर्टेन रेजर इंडिकेट इन ड्रामा, यानी कि ड्रामा में ये कर्टेन रेजर क्या नोट करता है? यानी वन हु राइज कर्टेन ए मॉडर्न ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर सुपर नेचुरल एजेंसी इन ड्रामा विच रिवील्स सम ट्रुथ, ये शॉर्ट प्ले बिफोर द मैन प्ले। यानी कर्टेन रेजर का मतलब यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी होने वाला है, यानी कि आपका डी होने वाला है स्टूडेंट। यानी कि कोई एक मैन प्ले चल रहा होगा, उससे पहले एक छोटा सा प्ले दे दिया जाता है उस पूरी समरी को बताने के लिए, नहीं पूरे स्टोरी को बताने के लिए, उसको हम लोग एक कर्टेन रेजर कहते हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी डी होने वाला है। अगला देखते हैं हम लोग, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन एवेंट गार्ड। एवेंट गार्ड का मतलब यानी कि क्या होने वाला है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो देखेंगे आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन विल भी होगा, डी होगा। यानी न्यू राइटिंग दैट इज इनोवेटिव, यानी कि कुछ क्रिएटिव रूप से, कुछ नए रूप से कोई नई राइटिंग लिखना आपका कहलाता है, एवेंट गार्ड कहलाता है। यानी कि न्यू क्रिएटिव राइटिंग को एवेंट गार्ड कहते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये टेक्निक
बताना है आपको, यानी कि लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट एंड फीलिंग्स, तो आपका यही क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होने वाला है। यानी कि जब हमारे दिमाग के अंदर कोई आंतरिक विचार चलते रहते हैं, नहीं अपने आप से कोई विचार आते रहें और उनको लिखते रहें, नहीं विचार आते रहें, तो वो क्या होता है आपका एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी विचार चलते रहते हैं दिमाग के अंदर, अपने आप कुछ कर रहे हैं और कुछ भी चल रहा है, तो उन सबको एक लिख देना, ये क्या होता है आपका टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थाउट एंड फीलिंग। हमारे जो अंदर के विचार और थाउट हैं उनको हम दिखाते हैं, वही हमारा, तो राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, एक्सप्लेनेशन दी है, देख लेंगे आपको नीचे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, एनोदर नेम फॉर वर्स लिवरे इज, क्या है आपका, फ्री एंड ओपन वर्स, ब्लैंक वर्स, यानी कि क्वालिटी वर्स। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी ए होगा। तो यहाँ पर आपका ए होगा, यानी फ्री वर्स एंड ओपन वर्स एंड वर्स लिवरे एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे बताया गया है, दिया गया है, इसको आप देख लेंगे। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें यदि हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।